नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। अगले 1 घंटे हम बात करने वाले हैं आपकी जेब की। जी हाँ, वही जेब जहां से आप खर्च भी करते हैं, पैसे बचाते भी हैं उसमें, और उसी जेब से आप कुछ पैसे निवेश भी करते हैं। अब निवेश करने के लिए भले आप फिक्स डिपॉजिट कर लें, आप सोना खरीद लें या कुछ और खरीद लें, वो निवेश सही है या नहीं उसकी पड़ताल इस शो में होती है। तो चलिए, आज बेहद खास शो लेकर आए हैं। निवेश के पहलुओं पर हम बारीकी से बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट के साथ। शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। चलिए, यहाँ पर आपको बता दें कि इस शो में अपने सवाल आप कैसे पूछ सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और 9619873567 ये वो नंबर है जहाँ पर अपने सवाल आप हम तक पहुँचा सकते हैं। इतना ही नहीं, आप चाहें तो यूट्यूब पर भी अपने सवाल जो हैं वो छोड़ सकते हैं, और अपने सवाल जब भी आप डालें तो अपनी पोर्टफोलियो की सारी डिटेल्स हमें दीजिएगा, सो दैट हम आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकें लाइव हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। शो की शुरुआत बेहद खास मुहिम के साथ। महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं, उसी तरह अपने निवेश की भी प्लानिंग करना उतना ही ज़रूरी होता है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए SBI म्यूचुअल फंड्स और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक खास राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहा है, भारत निवेश बेहतर कल। और इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित और प्रोत्साहन करना है, ताकि वो अपना आर्थिक भविष्य सुरक्षित कर सके। और आज इसी पहल को हम आगे बढ़ाएंगे और अलग अलग पहलुओं पर बातचीत होगी। संदीप शर्मा, वेल्थ मैनेजमेंट SBI से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, हाय, गुड इवनिंग, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और संदीप, लगातार इन्वेस्टमेंट्स पर बातचीत होती रहती है आपसे, और दर्शकों का मार्गदर्शन भी आप करते रहते हैं। मुझे ये जानना है कि पिछले कुछ दिनों में अगर हम फाइनेंशियलाइजेशन की बात करें, अगर हम उस पहलू की बात करें जहां पर निवेशकों ने महत्व जो है वो समझना शुरू किया है निवेश का, वो किस तरह से बढ़ा है, ट्रेंड अगर आप मुझे कुछ बता सकें तो क्या कुछ नया है? शुक्रिया कविता जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। तो डेफिनेटली काफी प्रोग्रेस हुई है अगर हम देखें फाइनेंशियलाइजेशन के ऊपर भारत में। जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव, अगर 2011 में आप जाएं और तब आप देखें तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री उस वक्त तकरीबन 7 लाख करोड़ की थी, आज 72 लाख करोड़ की है। अगर आप ये देखना चाहें कि AUM टू डिपॉजिट रेशियो, AUM टू बैंक डिपॉजिट रेशियो, जो कि 2011 में मात्र 11% था, आज वो बढ़कर 30-31% हो गया है। तो इससे एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स काफी तेजी से हुआ है। अब इसके काफी कारण रहे हैं। अगर 2-3 बड़े कारण मैं आपको बताना चाहूं तो सबसे बड़ा कारण था जनधन आधार मोबाइल का इंट्रोडक्शन करना, जिसे कि हम जैम ट्रिनिटी के नाम से भी जानते हैं। जैम ट्रिनिटी को इंट्रोड्यूस करने के बाद डिमोनेटाइजेशन हुआ, फिर GST इंट्रोड्यूस हुआ, जिससे कि इंडिया की इकोनॉमी फॉर्मलाइज हुई। इससे निवेशकों के अंदर और इंटरेस्ट बढ़ा, और उन्होंने फाइनेंशियलाइजेशन की ओर मूव और बढ़ाया। बिकॉज पहले जो पैसा होता था वो या तो घर में पड़ा रहता था, जैसे ही वो पैसा बैंकों में आ गया फिर उसके लिए निवेश शुरू हो गया। इससे बहुत तेजी से फाइनेंशियलाइजेशन शुरू हुआ, और कोविड आने के बाद तो हमने सडन जंप देखा। हमने देखा जिस तरह से डीमैट अकाउंट बढ़े हैं, जिस तरह से SIP बुक बढ़ी है, जिस तरह से यूनिक इन्वेस्टर जो म्यूचुअल फंड में थे वो बढ़े हैं। सो डेफिनेटली इन सब चीजों ने काफी पॉजिटिव इंपैक्ट दिया है फाइनेंशियलाइजेशन को। एक और बहुत बड़ा कारण है कि रियल एस्टेट के अंदर इंडिया में काफी बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट आज भी है। मगर हम एक बहुत बड़ा चेंज जो ग्राउंड पे देख रहे हैं कि अगर आप आजकल के यंग इन्वेस्टर्स की बात करें तो वो अपने पेरेंट्स को पुश कर रहे हैं कि रियल एस्टेट से पैसा लिक्विडेट करें, वो पैसा उन्हें दें और वो भी पैसा वो मार्केट के अंदर निवेश करें। ये भी एक बहुत बढ़िया ट्रेंड है, बिकॉज अगर आप रियल एस्टेट में देखें तो रेंटल यील्ड इंडिया में बहुत कम है। US के अंदर जहां ये रेंटल यील्ड से 6.5-7% की है, इंडिया में वही रेंटल यील्ड 3-3.25% की है। सो डेफिनेटली देर आर बेटर ऑप्शंस अवेलेबल टू इन्वेस्ट, और इसलिए लोग जो हैं ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं तो इंडिया पहले बचत करता था,
बचाने के लिए हम जीते थे, अब हम बढ़ाने के लिए जी रहे हैं। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा चेंज हमने देखा। चलिए, आपकी जो जवाब की आखिरी लाइन थी संदीप, वो बहुत ही उम्दा। बचाने के लिए नहीं, बढ़ाने के लिए जो है वो निवेश हो रहा है। अब थोड़ा मैं चाहती हूँ कि हम म्यूचुअल फंड्स का जो रोल है उसके बारे में बारीकी से बात करें, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स ऐसे प्रोडक्ट्स जिसके ज़रिए आप शेयर बाज़ार में निवेश करते हैं अलग अलग फंड्स के ज़रिए, लेकिन इस माध्यम का इस्तेमाल कैसे अब इक्विटी में निवेश को लेकर बढ़ाया जा रहा है, इसमें कितना इजाफा हुआ है, लोगों में किस तरह का विश्वास आया है और कैसे ये एक कारगर तरीका साबित हो रहा है आपके मुताबिक? अगर मैं म्यूचुअल फंड की ग्रोथ के बारे में आपको थोड़ा-सा बताना चाहूँ, तो ये मेरे हिसाब से हम एक ऐसी मूवमेंट में हैं, आज से 15-20 साल पहले, अगर आपको ध्यान हो तो सनसिल्क के बहुत छोटे-छोटे सैशे आते थे। ₹1 का 1 सैशे आया। उससे क्या हुआ कि एफएमसीजी कंपनीज़ की जो पूरी सेल थी वो एकदम बढ़ गई बिकॉज़ बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करने लग गए। ऐसे लोग जो कि शैम्पू की पूरी बॉटल नहीं खरीद सकते थे, उन्होंने सैशे खरीदने शुरू किए, तो कंपनीज़ की वॉल्यूम बढ़ी। कुछ सेम ही म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर भी हुआ है। अगर आप देखें 5,000 की मात्र अगर किसी के पास ₹5,000 भी है तो उससे भी वो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकता है। कोई भी निवेशक अगर अपने लिए वेल्थ क्रिएशन जर्नी पे चालू करना चाहे, तो आज की डेट में तो ₹100 का एसआईपी जिसे हम छोटा एसआईपी के नाम से भी जानते हैं, वो भी अवेलेबल है। तो इन सब चीज़ों ने काफ़ी पुश किया है लोगों को और लोगों ने एक चीज़ और रियलाइज़ करी है कि फिक्स्ड रिटर्न इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, उसमें क्या होता है कि अगर आप ₹5 कमाते हैं, 5% कमाते हैं, तो आप कितना भी पैसा डाल दीजिए 5% ही आपको मिलेगा। मगर कैपिटल मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स के अंदर डेफिनिटली रिस्क होता है, मगर अगर आप सही ढंग से सही गाइडेंस में निवेश करें, तो आपको आपकी अपसाइड ज़्यादा हो जाती है। तो इस कारण से काफ़ी लोग म्यूचुअल फंड्स का रूट उन्होंने अपनाया है। एक और बहुत बड़ा चेंज हमने देखा है, एक बहुत ही मास्टर स्ट्रोक जो एमफी ने अपनाया, म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन लॉन्च करके। अब आप खुद सोचिए, म्यूचुअल फंड्स को अलाउड नहीं था कि वो किसी भी सेलिब्रिटी को ले सके। मगर एमफी ने एक प्लेटफॉर्म दिया सारे म्यूचुअल फंड्स को, किसी एक प्रोडक्ट को उन्होंने नहीं पॉपुलराइज किया, उन्होंने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को पर से पॉपुलराइज किया। अब उससे क्या हुआ कि घर-घर के अंदर आप देखते हैं हर हर लिविंग रूम के अंदर अगर हर रोज धोनी और तेंदुलकर दिखेंगे, ओटीटी के अंदर और टीवी के अंदर, तो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा। और म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन एक इतनी बढ़िया कैंपेन थी जिसके अंदर इन्वेस्टर के बिहेवियरल एस्पेक्ट के ऊपर भी काफ़ी जानकारी दी गई। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आज हम देख रहे हैं आज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जहाँ पे है, 26,000 करोड़ का हमारा एसआईपी बुक है, 72 लाख करोड़ का टोटल एयूएम है और ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तीसरी चीज़ जो मुझे मैं एक म्यूचुअल फंड मैंने काफ़ी सालों तक म्यूचुअल फंड बेचा है, आज मैं वेल्थ मैनेजमेंट में हूँ, पर काफ़ी समय तक मैंने म्यूचुअल फंड्स में काम किया है। तो म्यूचुअल फंड मेरे हिसाब से एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट है। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर इतना ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट और कोई नहीं। जब शाम होती है, इन्वेस्टर को पता चल जाता है कि फंड मैनेजर ने अच्छा काम किया, बुरा काम किया, इन्हें भी पता चल जाता है। मंथ खत्म होता है, तो क्या पोर्टफोलियो के अंदर आया, क्या पोर्टफोलियो से निकला, ये पता चल जाता है। इसके ऊपर सेबी ने इतने गार्ड रेल्स बनाए हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर, ताकि कोई भी निवेशक, उसे मार्केट्स के बारे में अगर कुछ भी नहीं पता और उसे अपनी वेल्थ क्रिएशन जर्नी शुरू करनी है, तो वो शांति से आकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। इन गार्ड रेल्स के तहत फंड मैनेजर जो है मार्केट को शॉर्ट नहीं कर सकता, अनलिस्टेड स्टॉक खरीद नहीं सकता और किसी भी स्टॉक में एक पर्टिकुलर परसेंटेज से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो इन सब चीजों को देखते हुए म्यूचुअल फंड एक काफी रिलायबल प्रोडक्ट है एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए। और इसीलिए हमने देखा है कि किस तरह से म्यूचुअल फंड और एसआईपी एक बेसिकली फैसिलिटी है म्यूचुअल फंड की ही। लोग कई बार एसआईपी और म्यूचुअल फंड को अलग-अलग तरीके से भी यूज करते हैं, मगर म्यूचुअल फंड और एसआईपी ने डेफिनेटली रेवोल्यूशन क्रिएट की है इन टर्म्स ऑफ अराइजिंग इंटरेस्ट इन एन इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन फाइनेंशियल मार्केट्स। ऑलराइट, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी और उसके बाद संदीप हम इस पेशकश को रैप अप करेंगे। सवाल आपसे ये है कि तमाम सहूलतें आपने बता दी हैं, लेकिन अक्रॉस एसेट क्लास आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। थोड़ा सा इस पर हम तरजीह देते हैं चर्चा को। और देखिए, डेट म्यूचुअल फंड्स वो निवेशक जो कि जोखिम नहीं पसंद करते हैं, जिनको थोड़ा सा कंजर्वेटिव निवेश करना है, स्थायी रिटर्न चाहिए, 16 कैटेगरीज हैं डेट में।
ठीक है, जिसकी ऑफरिंग हो रही है, ये अपने आप में और ऑफरिंग भी ऐसी है आपकी समय की अवधि के हिसाब से, आपको 3 महीने के लिए करना हो, 6 महीने के लिए करना हो, आपको 1 दिन के लिए भी अगर निवेश करना है, तमाम तरीके के विकल्प आपको डेट में दिए जा रहे हैं फिक्स इनकम के तौर पे। इस पे थोड़ा सा मेरे ख्याल से फोकस करना ज़रूरी है, बिकॉज कहीं ना कहीं निवेश की रणनीति में डेट की भी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, फिक्स इनकम के निवेश की भी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। तो कैसे म्यूचुअल फंड्स के जरिए आप फायदे में रह सकते हैं, ये बता दीजिए ज़रा। और क्या SIP के जरिए इनमें निवेश करना चाहिए या लमसम, इस पर भी जानकारी दीजिएगा। देखिए, SIP के ज़रिए करना है या आपको लमसम करना है, तो डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर के पास कितना राशि अवेलेबल है। दोनों तरीके से मेरे हिसाब से सही है, जो जैसी जिसकी क्षमता है उस हिसाब से आपके पास SIP की भी ऑप्शन है और आपके पास लमसम की भी ऑप्शन है। बट आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज़ किया कि कोई भी पोर्टफोलियो सिर्फ इक्विटी से नहीं बनाया जा सकता। उसके अंदर डेट का होना बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़ हमने जो देखी है कि इन्वेस्टर की रिक्वायरमेंट जो होती है, वो कुछ शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो यूजुअली इक्विटी के अंदर एक्सपोज़र लेना वहीं पे सही होता है जहाँ पे आपके पास 5, 10, 15 साल हैं। अगर इससे कम का निवेश आपको करना है तो डेफिनिटली डेट एक बेटर ऑप्शन है। आज की डेट में म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो हाइब्रिड प्रोडक्ट्स आए हैं, वो बहुत ही रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट्स हैं। मेरे हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर को सिर्फ डेट फंड्स वहीं पे यूज करने चाहिए जहां पे उसको शॉर्ट टर्म अपनी नीड्स पूरी करनी है। जहां पे समझिए 1 दिन से लेकर 1 साल तक अगर कोई उसको पैसा चाहिए, वहां पे वो डेट फंड्स यूज करे। अगर इसके बियॉन्ड है, समझिए 2 साल के बियॉन्ड का पैसा है आपके पास, तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स बहुत ही बढ़िया फंड्स। यहाँ पे इक्विटी का एक्सपोजर लिमिटेड रहता है, आपको डेट का एक्सपोजर भी मिलता है और साथ ही साथ कमोडिटीज का एक्सपोजर भी मिलता है। तो ये बहुत ही बढ़िया कैटेगरी जो है इवॉल्व हुई है और इसके अंदर काफी पैसा जा रहा है। हमारे हिसाब से मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स इन्वेस्टर्स को देखने चाहिए। इसके अलावा बैलेंस एडवांटेज फंड्स हैं, जो कि मार्केट की वैल्यूएशंस को देखते हुए इक्विटी का एक्सपोजर बढ़ाते या घटाते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इक्विटी सेविंग्स प्रोडक्ट है। अभी एक लेटेस्ट एक ट्रेंड है जिसमें काफी पैसा इकट्ठा कर रही है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, वो है इनकम प्लस आर्बिट्राज फंड्स। यहाँ पे आपका रिस्क बहुत कम होता है बिकॉज आपका इक्विटी एक्सपोजर लिटरली आप आर्बिट्राज का एक्सपोजर ही लेते हैं और बाकी आपके पास डेट डेट का एक्सपोजर रहता है। और अगर आप इस ऐसे प्रोडक्ट में 2 साल तक इन्वेस्टेड रहें तो आपको जो टैक्स देना पड़ता है वो भी काफी कम होता है इन कंपैरिजन टू अ प्योर डेट फंड। तो मेरे हिसाब से एक रिटेल इन्वेस्टर को एक ऐसी स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए जहां पे शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स तो वो डेट फंड से पूरी करे, और अगर थोड़ी सी लंबी रिक्वायरमेंट है पर इतनी लंबी नहीं कि इक्विटी में सारा पैसा जा सकता हो, वहां पे वो हाइब्रिड फंड से अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करे। राइट। संदीप, मेरे ख्याल से जितनी बातचीत की जाए उतना कम है, लेकिन मेरा समय समाप्त हुआ इस पर्टिकुलर डिस्कशन में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और इतनी बारीकी से विस्तार से बातचीत की आज। थैंक यू। चलिए, तो हमारी ये खास पहल में अब हम भी आगे बढ़ेंगे और निवेश को लेकर हालांकि बातचीत हमारी जारी है। मेरे साथ अब जुड़ गए हैं पंकज मटपाल, जो कि MD हैं अपना मनी मैनेजर्स के। पंकज जी, हाय, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। और वैसे तो लगातार निवेश के एस्पेक्ट्स पर हम बातचीत करते ही रहते हैं। एसेट एलोकेशन की अहमियत पर आज बातचीत करेंगे सबसे पहले पंकज जी से, और कई तरह की एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आप मैनेज कर सकते हैं। रिस्क कम होता है, मुनाफा आपका बढ़ता है, तमाम तरह की एसेट्स में आपको जो है एक्सपोजर भी मिल जाता है। बुनियादी तौर पे अगर देखा जाए पंकज जी, तो फिर आपका जो पोर्टफोलियो है वो सही दिशा में आगे बढ़ता है, सही एसेट एलोकेशन के ज़रिए ही। बहुत सारे युवा निवेशक हैं और हमारे दर्शक भी बहुत सारे युवा हैं पंकज जी, जो ये समझते हैं कि उनको जल्दी पैसे कमाना है, क्रिप्टो में ही लगा दो सारे पैसे, सारे पैसे स्टॉक्स में ही लगा दो। निवेश करना है ना, करते रहेंगे, आगे फिक्स डिपॉजिट होता रहेगा, आगे रियल एस्टेट खरीदा जाएगा। तो एसेट एलोकेशन को डिले भी करते रहते हैं लोग। कभी कभार इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको समझ नहीं होती है, कभी कभार इसीलिए करते हैं कि उनको झटपट ऐसे लगता है कि पैसे वो कमा लेंगे। लेकिन क्या कोई फॉर्मूला है जो आपको अपने निवेश की शुरुआत से ही अपनाना चाहिए एसेट एलोकेशन को ध्यान में रखते हुए, पंकज जी? कविता जी, गुड इवनिंग। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि आज की यंग जनरेशन है, उन्हें बहुत जल्दी बनना है, अमीर बनना है। और ये जो बिहेवियरल चेंज है, ये इसकी वजह ये भी है, जैसे हम आजकल देख रहे हैं क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स
कि जल्दी आप कुछ ऑर्डर करते हैं, फटाफट मिल जाता है, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ अचीव करना बहुत आसान हो गया है। लेकिन अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की या वेल्थ क्रिएशन की, तो इसके लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात हम जो बात कर रहे हैं एसेट एलोकेशन, ये इसके लिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है कि आपके मतलब किसी भी ह्यूमन बीइंग के साथ बिहेवियरल बायसेस होते हैं, इमोशंस होते हैं। तो यदि आप एक मॉडल बना लेंगे, कि किस तरह का एसेट एलोकेशन आपको मेंटेन करना है, तो आप एक मॉडल बेस्ड तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर एसेट क्लास की एक इम्पोर्टेंस होती है पोर्टफोलियो में, और हर एसेट क्लास अलग-अलग टाइम पर अलग तरह से बिहेव करता है। कभी गोल्ड बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, तो कभी इक्विटी परफॉर्म करती है। कभी डेट हमने देखा है कि वो आपके पोर्टफोलियो को संभालता है। तो इसके लिए पोर्टफोलियो में हर तरह के एसेट क्लास की ज़रूरत है, और यदि एक मॉडल बना लिया जाए, इसके लिए कई तरीके हैं एसेट एलोकेशन के। लेकिन अगर एक मॉडल तैयार होगा, तो इससे आपको वेल्थ क्रिएशन में हेल्प मिलेगी और रिस्क आपके पोर्टफोलियो का कम हो जाएगा। चलिए, थोड़ा-सा रिस्क कम करने की ही बात को हम आसानी से समझाना भी चाहते हैं। देखिए, आपकी जो रिस्क प्रोफाइलिंग है वो बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन कुछ रिस्क प्रोफाइलिंग आपको अपने एंड से भी करनी चाहिए पंकज जी, क्योंकि एसेट एलोकेशन में आप अलग-अलग एसेट्स में तो पैसे लगाते ही हैं, ठीक है? बट आप कितने कंफर्टेबल हैं उस एसेट से, वो भी तो हमें जानना है। मान लीजिए कोई इक्विटी को पसंद नहीं करता है, फिर भी एसेट एलोकेशन के लिए इक्विटी में पैसे आपको लगाने पड़ेंगे, इक्विटी का इस्तेमाल करना चाहिए आपको हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन के तौर पर। लेकिन एसेट एलोकेशन में रिस्क कम करने के लिए पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे मैनेज करें और अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग में कैसे समझे सही एसेट एलोकेशन, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इनफैक्ट शुरुआती इन्वेस्टमेंट जर्नी की इससे होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, कई बार हम बात करते हैं कि आपकी एज अगर कम है, तो आप पूरा या ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इक्विटी में कीजिए, लेकिन हर इन्वेस्टर का एक अपना प्रोफाइल होता है। ये बात तो सही है कि आप यंग हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि आपके पास समय है, यदि लॉस भी होता है, तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं। लेकिन आपकी पर्सनल जो स्थिति है, वो कैसी है, उस पर डिपेंड करता है। अभी घर में कितने लोग हैं, जो अर्निंग मेंबर्स हैं, उसके अलावा कितनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अपनी फैमिली की तरफ, वो भी ज़रूरी है। और उससे बड़ी बात एक और भी है, मान लीजिए कि आपकी बहुत ज़्यादा लोग पे आप पे डिपेंडेंट नहीं भी हैं, लेकिन अगर आप बहुत इमोशनल हैं, मार्केट में गिरावट आती है और आपको नींद नहीं आती, तो भी आपको शायद अपना एलोकेशन ऐसे एसेट में कम करना पड़ेगा, जिससे आपको चिंता बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसके लिए आपके निवेश की अवधि, आपका रिस्क एपेटाइट, और साथ ही क्या ऑब्जेक्टिव है, किस लिए आप निवेश कर रहे हैं, इन सभी बातों को समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और राइट, अब ऐसे में कुछ स्ट्रैटेजीज़ अब हमारे साथ हैं तो जानना भी बहुत ज़रूरी है। एसेट एलोकेशन में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो मेरे ख्याल से आपको ध्यान में रखने चाहिए। मेरे ख्याल से आपने भी यहाँ पे कुछ फैक्टर्स दर्शकों को समझाने की सूची तैयार की हुई है। बताइए, टॉप 5 फैक्टर्स जो आपने कंसिडर किए हैं वो क्या हैं? देखिए, सबसे सिंपल और सबसे बेसिक जो है, वो है स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन। यानी कि आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में किस एसेट का कितना एलोकेशन होना चाहिए। मान लीजिए आपने कहा कि आपको 60% इक्विटी में करना है, 30% आपको डेट में करना है, 20% या 10% आपको गोल्ड में करना है। इस तरह से आपने एक एसेट एलोकेशन तैयार कर लिया। अब इसमें आप इस तरह बने रहेंगे, लेकिन यदि किसी वक़्त पर एक एसेट का एलोकेशन बढ़ जाता है, क्योंकि मान लीजिए आपने इक्विटी में 60% इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन इक्विटी का रिटर्न बहुत अच्छा रहा, तो आप क्या करेंगे कि उसमें अपना एलोकेशन कम कर लेंगे और जहां पर कम है वहां बढ़ा देंगे। तो एवरी 6 मंथ में या एवरी 1 ईयर में आप पोर्टफोलियो को रिव्यू करेंगे, और यदि जरूरत है तो आप उसे रीबैलेंस करेंगे, ताकि आपका जो जोखिम है, जितना आप ले सकते हैं उतना ही बना रहे, क्योंकि हमने तय किया हुआ है कि मुझे 60% या 50% जो भी इक्विटी एलोकेशन रखना है, उतना रिस्क में ले सकता हूँ। बढ़ रहा है तो आप उसे कम करके पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करेंगे। ये सबसे पहला एक तरीका है जो हर इन्वेस्टर को शुरुआत में ही करना चाहिए। अ, आगे भी बहुत सारे मुझे पहलू समझने हैं आपसे एसेट एलोकेशन के, लेकिन अब इमोशनल इन्वेस्टमेंटिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है पंकज जी, और मेरे ख्याल से ये एक पहलू है जिस पर हमने अभी तक बातचीत नहीं की है। भारतीयों को अपने रियल एस्टेट से प्यार होता है, अपने फिक्स्ड डिपॉजिट से प्यार होता है, और उस चक्कर में वो लंबा लंबा समय एक एसेट के साथ वो जुड़े रह जाते हैं। अब नियम के तहत अगर हम देखें पंकज जी, तो ये करना गलत है, लेकिन ये गलत
आप शुरुआत अगर ऐसे करते हैं, आगे इसको कैसे ठीक किया जाए? इस गलती को आप कितनी बड़ी गलती मानकर चलें? पूरी ज़िंदगी अगर आपने अपने आप को ऐसे ही इमोशनल इन्वेस्टिंग का एक शिकार बना के रखा होगा, आप क्या-क्या खो बैठते हैं? लॉस के लिहाज से कितना बड़ा एस्पेक्ट है इमोशनल इन्वेस्टिंग से जुड़े रहना, ये बताइए, घाटा कितना बड़ा होता है? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, बहुत सारे बायसेस हैं, चाहे हम एंडोमेंट बायस की बात करें या हम संक कॉस्ट फैलेसी की बात करें। यहाँ पर खैर मैं ये बायसेस एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन अगर हम बात करें कि ये बायसेस की वजह से क्या होता है कि हम डिसीजन शायद सही नहीं ले पाते हैं, और जैसा आपने कहा कि लॉस हो रहा है, फिर भी हम वहाँ पर टिके हुए हैं, मतलब लॉस पर और लॉस को बढ़ाते जा रहे हैं, जिसे हम संक कॉस्ट फैलेसी भी कहते हैं। तो इसके लिए क्या है, अगर आप गोल बेस्ड एसेट एलोकेशन कर लें, तो मेरे हिसाब से ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है। आपने गोल तय किया कि इस गोल के लिए मुझे इतना अमाउंट इकट्ठा करना है, और उस हिसाब से आपने एक एलोकेशन तय कर लिया। अब जैसे ही आपका गोल आप क्योंकि रिव्यू कर रहे हैं, आपको 5 साल के बाद कितना अचीव करना है, 10 साल के बाद कितना पैसा बनाना है, और यदि आप देख रहे हैं कि आपका कम हो रहा है जिस तरह से बनना चाहिए उतने टाइम पे, तो आप क्या करेंगे? आप वहाँ पर इक्विटी में बढ़ाने की ज़रूरत है, वो बढ़ाएँगे, या फिर आपको किसी और एसेट में ज़्यादा रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं, वहाँ बदलाव करेंगे। और जब वो गोल आपका अचीव हो जाएगा, तो रिस्क को कम कर देंगे। हम हमेशा बात करते हैं, आप रिटायरमेंट के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तो कम से कम रिटायरमेंट के पास पहुँचने से 5 साल पहले ही आप इक्विटी से डेट में स्विच करना स्टार्ट कीजिए। इसका मतलब क्या है? हम ये मान के चल रहे हैं कि आप 55 की एज पर अगर 60 का रिटायरमेंट मान के चल रहे हैं, तो काफ़ी पैसे इकट्ठा कर चुके हैं, और आगे यदि आप पैसे को सुरक्षित रखेंगे, तो भी गोल को अचीव कर लेंगे, यानी कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। तो इसके लिए कभी भी हो, अगर आपको इमोशन को साइड में रखना है, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप एक स्ट्रेटेजी बनाएँ, और गोल बेस्ड स्ट्रेटेजी हो, या फिर हमने जैसे कहा कि स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन है, ये बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा कविता जी, क्योंकि हमें पैसा बनाना है, कई बार अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं, तो कुछ और भी स्ट्रेटेजीज़ हैं, जैसे कि हम टैक्टिकल एसेट एलोकेशन की बात करें, डायनामिक एसेट एलोकेशन की बात करें, एज बेस्ड एसेट एलोकेशन करें, तो बहुत सारी स्ट्रेटेजीज़ हैं जिस पर चर्चा की जा सकती है। ऑलराइट, मेरे ख्याल से पंकज जी चर्चा आगे भी दर्शकों के सवालों के साथ साथ करते हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप तो हमारे साथ बने ही हुए हैं, दर्शकों को जोड़ना शुरू करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस बाद दर्शकों से बातचीत करेंगे। लेकिन मैं ब्रेक पर जाऊं उससे पहले झटपट नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर देते हैं, बहुत ज़रूरी है नोट डाउन करना। हमारा व्हाट्सएप नंबर, जहाँ पर अपने पोर्टफोलियो की डिटेल्स आप हम तक पहुँचा सकते हैं, और साथ ही यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं, आज का शो देख सकते हैं, पुराना शो भी देख सकते हैं, अपने सवाल वहाँ भी छोड़ सकते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार पंकज मिटपाल हमारे साथ बने हुए हैं। एसेट एलोकेशन पर भी बातचीत होगी, आपके सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे, सब कुछ होगा आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो से जुड़ा हुआ। ब्रेक के बाद